गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के क्लास में हम लोग श्वसन जो दूसरा चरण होता है जैव प्रक्रम का शुरू किए थे। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन में कि श्वसन में कौन कौन से चरण संपन्न होते हैं। ठीक है, उसमें 2 चरण हम लोग पढ़े थे जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता था और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनाता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका सीमित मात्रा में लैक्टिक अम्ल बनता था जो कि हमारी पेशियों में जमा हो जाता था। और तीसरा चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसके आगे पढ़ने से पहले हम लोग प्रश्न में आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न 1 पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अगला जो है प्रश्न वो है प्रश्न 2। तो हम लोग प्रश्न 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबको बुक निकाल लो और प्रश्न 2 का क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो प्रश्न 2 में पहला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ये तो तुम लोगों को बताया जा चुका है। जहाँ भी स्वयंपोषी पोषण है तथा विषमपोषी पोषण है उस टॉपिक को देखना है और वहाँ से पॉइंट बना बना के एक साइड में स्वयंपोषी पोषण लिखना है तथा दूसरे साइड में विषमपोषी पोषण लिख के दोनों का अंतर लिखना है। कम से कम 3 अंतर लिखना है और अधिक से अधिक जितना लिखने सको 4 तक लिखना है, और जितना आएगा उससे अधिक भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 3 लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ये भी हम बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री के लिए हम पिछले भी क्लास में बता चुके हैं, उसको देख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल यानी HCl अम्ल पाया जाता है जठर रस में। तो उस अम्ल की क्या भूमिका है हम पहले भी बता चुके हैं। पहली भूमिका यह है कि भोजन के द्वारा जो भी सूक्ष्मजीव आते हैं उनको यह मारने में मदद करता है, और दूसरा यह भोजन को पचने के लिए उस भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। ठीक है, तो दोनों इस तरह से लिख लेना है। 4 नंबर, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जहाँ भी पाचक एंजाइम का टॉपिक लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़ना और उसी के अनुसार उसको लिखना। ये भी तुम लोग को खुद से करना है। और लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो पिछली बार तो इस नहीं आया है, तो तुम लोग को ये दोनों क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न 5 है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से यह पूछ रहा है कि क्षुद्रांत का क्या कार्य है। तो क्षुद्रांत का कार्य हम लिखा चुके हैं। ठीक है, क्षुद्रांत का जो कार्य है वह पिछले क्लास में बता चुके हैं। वहाँ से देख करके समझ करके इसका आंसर खुद लिखना है अपने शब्दों में। तो ये रहा होमवर्क तुम लोग का, 5 क्वेश्चन बनाना है खुद से। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे का कोई क्लास करते हैं। श्वसन में जितना दूर हुआ था, जितना तक हुआ था, ग्लूकोज का हम लोग विखंडन कर रहे थे जिसमें पायरुवेट बन रहा था। अब उसके आगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये सारा क्वेश्चन तुम लोग को बना लेना है और ये दोनों क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना है।
ठीक है, ये 2 नंबर का पूछता है और ये 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का जो दूसरा चरण है वह है श्वसन। तो श्वसन में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जाना है जलीय जीवों में श्वसन, यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि मछली कैसे श्वसन करती है। हम लोग को पता है कि जब हम लोग मछली को जब जल से हम लोग बाहर निकालते हैं तो वह धीरे धीरे करके मर जाती है। क्यों? जबकि सांस लेने के लिए तो बाहर वायुमंडल में बहुत सारा ऑक्सीजन है, फिर भी मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलियों का जो श्वसन तंत्र है वह बाहर में रहने वाले स्थलीय जीवों के अपेक्षा उनका संरचना क्या है? अलग है। यानी वे लोग डायरेक्ट वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते हैं ऑक्सीजन। वह उनका जो श्वसन तंत्र बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि वे सिर्फ जल में ही घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। बाहर में जो मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन पाया जाता है उसको वे श्वसन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका श्वसन तंत्र उस प्रकार का बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्थलीय जीव हैं। स्थलीय जीव हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वसन के लिए करते हैं, लेकिन जल में भी तो ऑक्सीजन घुली हुई है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल का निर्माण हुआ है। यानी जल में ऑक्सीजन तो है, लेकिन क्या हम लोग तालाब के अंदर अगर घुसेंगे और वहाँ से नाक से अगर सांस लेंगे तो क्या हम लोग उस ऑक्सीजन को ले पाएंगे? तो उत्तर होगा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो श्वसन तंत्र है उसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण हम लोग पानी के अंदर अगर सांस लेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। उसी तरह मछलियाँ जो होती हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में उपयोग कर सकती है, उसी को करने के लिए वे सक्षम होते हैं। लेकिन अगर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो बाहर में जो ऑक्सीजन है उसका वे लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो जितना चीज़ भी अभी हम बताएं इसी को संक्षेप में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे जो जीव जल में रहते हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका श्वसन तंत्र उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे मछली अपने मुंह के द्वारा जल
अंदर की ओर खींचती है और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है तथा क्लोम में घुली हुई ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, यह ऑक्सीजन मछली के रक्त में जुड़ जाता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन जो है मछली के रक्त में जुड़ जाता है। तो हम लोग क्या समझे कि मछली जो है अपने मुंह में जल को अंदर की ओर खींचती है, उसके बाद वहीं से बलपूर्वक उसको क्लोम तक पहुंचाती है। ठीक है, और वह क्लोम क्या कहता है, एक तरह का मशीन के जैसा ही काम करता है समझो। तो क्लोम में जो जल जाता है उसमें उस जल में जो ऑक्सीजन का मात्रा रहता है वह उसको वहाँ से अवशोषित कर लेता है तथा वह ऑक्सीजन जो मछली के रक्त में जुड़ जाता है, उसके बाद उसका रक्त परिसंचरण शुरू हो जाता है, जिसके बाद शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष में निकाले कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन के लिए जो संरचना बनाया हुआ है श्वसन तंत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ मछली के गलफड़ा जिसको बोलते हैं, गिल्स में ही क्लोम बने हुए रहते हैं। तो क्लोम के द्वारा ही उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्लोम का कुछ कार्य नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग आटा पीसने वाला मशीन है, मतलब गेहूँ पीस के आटा बनता है, तो उसमें हम लोग गेहूँ डाल दिए। ठीक है, तो आटा हम लोग को निकल गया। अगर उसमें हम लोग सरसों डाल देंगे तो क्या सरसों का आटा निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जो मशीन जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, चाहे जो शरीर का अंग जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वही कार्य वो करता है। तो मछली का जो क्लोम है वह काम क्या करता है कि जल में जो भी ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको वहाँ से अलग करता है, उसके बाद उस ऑक्सीजन को रक्त में जाके जोड़ता है। क्लोम का यही कार्य है। अगर हम लोग पानी को लेते हैं अंदर, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर क्लोम नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा
वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, इसलिए जलीय जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम फिर से समझाते हैं। देखो, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके मुकाबले तो बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम है, तो मछलियों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जो कि उस ऑक्सीजन से उन लोग का काम नहीं चलता है। अगर धीरे धीरे हम लोग जैसा अगर सांस ले वो लोग धीरे धीरे, तो उनके शरीर का जो ऑक्सीजन की मात्रा का जो ज़रूरत है वह पूरा नहीं होता है। इसलिए मछलियाँ देखना बहुत तेज़ी से अपना मुंह हिलाती हैं, यानी बहुत तेज़ी से वे लोग पानी को अंदर खींचती है, बहुत जल्दी स्पीडली, ताकि ऑक्सीजन का जो मात्रा है वह उनके शरीर में आराम से पहुंच जाए। ठीक है, जिससे कि हम लोग कहीं दौड़ते हैं तो मैदान में अगर 2-3 चक्कर लगाएं तो क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल जो सांस लेते हैं उस सांस से अधिक तेज़ी से और हम लोग सांस लेने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग के शरीर से ऊर्जा का क्षय होता है, मतलब ऊर्जा की हानि होती है। तो ऊर्जा की हानि होती है तो समझो कि ऑक्सीजन की भी हानि होती है। हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन है तो ऊर्जा है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऊर्जा नहीं है। तो जब हम लोग तेज़ी से दौड़ते हैं, बहुत दूर दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर लगभग, जब कोई दूर दौड़ते हैं तो देखोगे कि बहुत तेज़ी से हम लोग सांस लेना शुरू कर देते हैं। और ये हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, ये अपने आप होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग के शरीर में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उतना, उससे जब दौड़ते हैं तो एनर्जी जो लॉस होता है उससे ऑक्सीजन का भी लॉस होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में घट जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी से श्वास लेते हैं। उसी तरह मछलियाँ जो जल में थोड़ी मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको पर्याप्त मात्रा में अपना शरीर में लाने के लिए वे लोग तेज़ी से श्वसन करते हैं। ठीक है, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग मछलियों में कैसे श्वसन होता है इसके बारे में तो जान गए। अब मानव या अन्य जानवरों में जिनके पास फेफड़ा होते हैं वे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, उसका चरण क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में, संक्षेप में समझते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ये चित्र बनाया गया है ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है देखो, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं तो जो नली आती है वो सीधे फेफड़ों में जाती है। ठीक है, हम लोग के पास 2 फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में पहुंचती है जो हम लोग सांस लेते हैं, जो भी ऑक्सीजन है। हम लोग को पता है कि वायुमंडल में तो बहुत सारे गैसें हैं
यानी वायु गैसों का मिश्रण है। तो सारा मिश्रित वायु यहाँ पर प्रवेश करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रवेश करता है, नाइट्रोजन भी प्रवेश करता है, सारा चीज़ करता है। लेकिन हम लोग का शरीर का फेफड़ा जो ऐसा बनाया गया है वह सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, यानी ऑक्सीजन को ही यहाँ पर अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर अवशोषित करके बाद बाकी गैस को यह वापस बाहर भेज देता है, क्योंकि हम लोग का फेफड़ा जो बनाया गया है वह केवल ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो जब वायुमंडल से ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, तो फेफड़ों में पहुंचता है तो मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया होते हुए यहाँ पर आया, दोनों में जाता है, लेकिन एक ठो में हम करके बता रहे हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश हुआ, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश हुआ तो फेफड़ा में जो रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त मतलब ये देखने में काला नहीं रहता है, ये लाल ही रहता है, रक्त के जैसा ही रहता है, लेकिन उसको अशुद्ध रक्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहती है, उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद रहता है। तो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद रहता है उस रक्त को क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। तो जो भी यहाँ अशुद्ध रक्त है उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है तो वह अशुद्ध रक्त क्या बन जाता है? शुद्ध रक्त बन जाता है। तो जब शुद्ध रक्त बनता है तो यह भेज देता है किसके पास? हृदय में, हार्ट में। क्यों? तो इसको पूरे शरीर में पंप करने के लिए, जहाँ जहाँ भी रक्त के लिए रक्त की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पूरा शरीर में यह हृदय क्या कर देता है? पंप कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ आते हुए कहाँ चला गया? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक। इसको हम कोशिकाएं बनाए हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर फेफड़े में आया और फेफड़ा में अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन जुड़ गया। जब जुड़ गया तो वह किस में चला गया? हृदय में। हृदय पंप करके प्रेशर से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन जनित रक्त यहाँ पर आ गया, O2 जनित रक्त जिसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन रहता है उस रक्त को क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। तो यह शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? कोशिकाओं में आता है। कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, हम लोग को ऊर्जा प्राप्ति होती है। उसके बाद इसका उपयोग हो जाने के बाद यहाँ से पुनः जो रक्त है जिसको बोलते हैं CO2 जनित रक्त, इसको क्या बनेंगे? अशुद्ध रक्त। तो कोशिकाओं में उपयोग होने के बाद जो रक्त बचता है उसको वह कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। यह पुनः कहाँ पहुँचता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचता है? हृदय में पहुँचता है। यानी CO2 यहाँ पहुँच गया। अब यह फिर पंप करके कहाँ पहुँचा देता है? फिर फेफड़ा में पहुँचा देता है। ठीक है, तो फेफड़ा में पहुँचाया तो यहाँ पर CO2 आ गया। अब इस रक्त से CO2 को निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। यानी फेफड़ा में क्या क्या चीज़ का बना हुआ है हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग रफली जान रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो जो अशुद्ध रक्त इसके पंप के द्वारा कहाँ पहुँचा? फेफड़ा में पहुँचा। तो CO2 जनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त यहाँ पहुँच गया। अब यह फेफड़ा क्या करता है कि रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से अलग करता है।
अलग करके फिर ये का क्या कहाँ जाता है, फिर श्वास नली से होते हुए ये कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी वायुमंडल में CO2 का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस हमेशा चलता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये काम इतना तीव्र होता है कि सांस लेते हैं तो ये सारा क्रिया होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, शुद्ध रक्त बनता है, फिर हृदय में जाता है, हृदय से पंप होकर पूरा कोशिकाओं में एब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ से फिर हृदय में जाता है और हृदय से फिर फेफड़ा में अशुद्ध रक्त पहुँचता है, यहाँ से CO2 गैस अलग हो जाता है और बाहर निकल जाता है। और फिर यहाँ जो रक्त बचा उसमें ना O2 है ना CO2 है, तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उस रक्त में क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, फिर शुद्ध रक्त बन जाता है। इसी तरह यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। ठीक है, तो ये हम लोग का रफली संक्षेप में सीखे, ये प्रक्रिया हम लोग का शरीर में निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। जो भी वीडियो में बताया गया उसको दिमाग में रखना, ये आगे काम आएगा। जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे तो कौन से भाग में अशुद्ध रक्त पहुँचता है, कौन से भाग में शुद्ध रक्त पहुँचता है, उसमें कितने भाग होते हैं, सारा चीज़ जानेंगे तो ये काम आएगा उस समय। तो इसको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फेफड़ा में कौन सा ऐसा चीज़ उसमें बना हुआ है, कौन सी ऐसी संरचना है जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वह जुड़ जाता है किसमें, रक्त में, और रक्त में जो CO2 गैस मौजूद है अशुद्ध रक्त में, वह वहाँ से CO2 कैसे निकल जाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा CO2 गैस का परिवहन कैसे होता है। तो कैसे होता है तो हम लोग जान गए, तो इसी को हम लोग लिखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। प्रश्न 2 बनाना और इसको ध्यान से देखना एक दो बार, वीडियो नहीं समझ में आया तो हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दिखा दिए। इसी तरह से हम लोग का काम होता है शरीर में श्वसन का। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त होता है।